हम स्टडी कर रहे हैं सेल सिग्नलिंग। जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली आपके पास GPCR रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था वो क्लियर था आपको? यस मैम। ठीक है, कल हमने पाथवे की बात करी थी आपके पास सेल सिग्नलिंग में। कल जो हमने पाथवे पढ़ा था वो कौन सा था? IP3 या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं, डैग पाथवे। IP3 डैग पाथवे बोल देते हैं, या फिर इसी को हम और क्या बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ GPCR PLC बीटा सेल सिग्नलिंग। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले कल पढ़ लिया था। क्लियर है इतना? यस मैम। आज हम बात करेंगे आपके पास विजन पाथवे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द विजन पाथवे। विजन पाथवे। ठीक है, अब देखो हम विजन पाथवे की बात करते हैं तो सिंपली हमारी आईज की बात हो रही है। तो हमारी आईज में देखने के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारी आईज में चीजें विजन पाथवे हेल्प कर जो हमारी आईज में होती हैं, एक जाएंगी में और दूसरी कौन सी आ जाती है, सेल्स मतलब होती है फोटो रिसेप्टर एरियाज, मतलब हमारे रेटिना में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो बेसिकली आईज के पास क्या होती है, रॉड सेल होती है। ठीक है, और दूसरी कैसी होती है, कोन सेल होती है। ठीक है, अब हमें इनके बारे में बेसिक से इंफॉर्मेशन पता है कि जो रॉड सेल्स हैं वो क्या करती हैं, डिम में हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास कोन सेल्स हैं वो कलर्ड विजन में हेल्प करती हैं, कलर्ड विजन में। ठीक है, तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, विजन पाथवे की बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हम जो चीजें देख पाते हैं वो कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके पास बात कर रही हूँ किसकी, रॉड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली किसकी बात कर रहे हैं, रॉड सेल की बात कर रहे हैं। अब देखो जब मैं रॉड सेल की बात कर रही हूँ तो रॉड सेल्स कैसी सेल्स होती हैं, यहाँ पे जो रॉड की तरह, मतलब इनकी शेप नाम से ही पता लग रहा है जो इनकी शेप होगी वो कैसी होगी, रॉड की तरह होगी। तो मैं सिंपल जैसे सेल बना रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, मान लो ये मेरे पास हो गई रॉड सेल। ये हो गई मेरे पास रॉड सेल। ठीक है, अब रॉड सेल के पास क्या होता है, रॉड सेल के पास न्यूक्लियस होगा। सेल है तो नॉर्मल सारी चीजें होंगी जैसे एक सेल में होती हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या क्या होगा, मिनट यहाँ पे बना देती हूँ, मैं छोटा छोटा बनाऊंगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, इसके पास क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, साथ में इसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी, जैसे गोल्गी अपरेटस हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी, वो सारे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगे। तो मैंने इनको डॉट डॉट में रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये एक डॉट बना दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे पास एक क्या आ गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, एक मेरे पास सेल ऑर्गेनेल आ गई, वो मेरे पास आ गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये इसके पास क्या होंगे, न्यूक्लियस होगा, सेल लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमारे पास बाकी सेल्स होती हैं, हमारी रॉड सेल भी वैसी होंगी। उनके पास भी क्या होगा, बाहर की मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, ये जो मैंने बाहर बनाई है ना, ये क्या है, सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इसमें जो जितना भी लिक्विड कंटेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म बोल देंगे। इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो हमारी रॉड सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, डिस्क कंटेनिंग सेगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी डिस्क प्रेजेंट होती हैं बहुत ज्यादा।
ऐसे, ऐसे डिस्क प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेरे पास डिस्क। ठीक है, ये है मेरे पास डिस्क, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो प्रेजेंट होती हैं मेरे पास रॉड सेल्स में। अब ये जो डिस्क होती हैं, इनके पास क्या होता है, रोडोप्सिन होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, फोटो पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रोडोप्सिन बोल देते हैं। तो मैं पिंक कलर में इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो एक ऐसी डिस्क है जिनके पास क्या है, डिस्क कंटेनिंग रोडोप्सिन। इन डिस्क के पास क्या है, इस डिस्क के पास है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन क्या है हमारे पास, फोटो पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। ठीक है, तो इस डिस्क के पास क्या है, रोडोप्सिन है। अब देखो, अगर मैं डिस्क का स्ट्रक्चर बनाऊं, मतलब इस डिस्क को मैं नीचे बना रही हूँ, तो मुझे सिंपल सी सेल बनाती हूँ मैं। ये हो गई मेरे पास सेल। ये मान लो ये है मेरे पास रॉड सेल। ठीक है, इसमें क्या बोला मैंने, इसमें मैंने बोला कि इसके बीच में क्या होता है, ऐसे डिस्क प्रेजेंट होती है, और उस डिस्क के पास क्या होता है, रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब इसके बीच का जो स्पेस होगा, ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस है, इसको हम बोल देंगे डिस्क ल्यूमेन। डिस्क ल्यूमेन, जो इसके बीच में स्पेस है उसको हम बोलेंगे डिस्क ल्यूमेन, और जो इसकी मेम्ब्रेन होगी उसको हम बोलेंगे डिस्क मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे डिस्क मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन। मतलब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को नीचे बनाऊं, तो आपके पास, अब मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में बनाऊंगी, ठीक है, या फिर मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगी। देखो, ये हो गया मेरे पास। ये मान लो ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास हो गई आपके पास, जिसकी हम बात कर रहे हैं डिस्क की। ठीक है, जो आपके पास रोडोप्सिन है। ठीक है, तो ये मेरे पास होगी डिस्क मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्क मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको ये चीज पता लग रही होगी कि जो डिस्क मेम्ब्रेन है, उसके बाहर हमें क्या मिल जाएगी, एक और ऐसे ये मेम्ब्रेन मिल जाएगी। ये जो मेम्ब्रेन होगी वो किसकी होगी, हमारी सेल की होगी। ठीक है, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो किसकी है, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो मेरे पास जो रोडोप्सिन, सॉरी, जो मेरे पास क्या है, रॉड सेल है। ये मेरे पास क्या है, रॉड सेल मेम्ब्रेन है। ये बाहर क्या है, रॉड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर किसकी मेम्ब्रेन है, डिस्क की मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, डिस्क ल्यूमन, जो अंदर वाला पोर्शन है उसको मैंने क्या बोल दिया, डिस्क ल्यूमन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया साइटोप्लाज्म। किसका साइटोप्लाज्म आ गया, मेरे पास जो रॉड सेल है उसका साइटोप्लाज्म आ गया। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो, जो हमारी डिस्क मेम्ब्रेन होती है उसके जो सरफेस होता है उस पे प्रेजेंट होता है हमारा GPCR रिसेप्टर। ठीक है, तो इस डिस्क मेम्ब्रेन को मैं यहाँ से थोड़ा हटा रही हूँ, इसको मैं बाहर लिख रही हूँ। ये मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्क मेम्ब्रेन। खाओ, डिस्क बनाना खाओ। मेम्ब्रेन, MEM। ठीक है, ये मेरे पास हो गई डिस्क मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके पास क्या है, GPCR रिसेप्टर है। 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जिसके पास क्या होते हैं, 7 हेलिक्स होते हैं। अब हमें ये बात पता है कि जो आपके पास GPCR रिसेप्टर है उसका जो C टर्मिनल है, किसका, GPCR जो रिसेप्टर है उसका जो C टर्मिनल है वो कौन सी साइड पे आता है, साइटोप्लाज्मिक साइड पे आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, इस साइड पे इसका N टर्मिनल, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, इसका
C टर्मिनल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो कैसे फंक्शनिंग होती है। अब हम फंक्शनिंग की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो प्राइमरी मैसेंजर की तरह या जो लाइगेंड की तरह एक्ट करता है वो कौन करता है? वो करती है आपके पास लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो किसकी तरह काम कर रही है? लाइगेंड की तरह। ठीक है, लाइगेंड या कि जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी मैसेंजर बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी मैसेंजर की तरह कौन काम कर रहा है? लाइट काम कर रही है। अब जैसे ही लाइट आई, ठीक है, अब जैसे ही लाइट आई कहाँ पे आई? GPCR रिसेप्टर के पास आई। ठीक है, तो क्या होगा? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, C टर्मिनल साइड पे क्या आ जाएगा? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। और यहाँ पे क्या होगा? इसकी मेम्ब्रेन में जो आपके पास अल्फा, बीटा और जो गामा यूनिट्स हैं जो अटैच हैं, अब वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जो हमने पढ़ा है नॉर्मली, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी यूनिट्स ना बना के यहाँ पे मैं बनाऊंगी सिर्फ एक यूनिट, दैट इज द G अल्फा, है ना। यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि, तो यहाँ पे मैंने बनाई सिर्फ एक यूनिट, जो कौन सी है? जो है G अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे जो G अल्फा होता है उसका पूरा नाम होता है G अल्फा T। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो G अल्फा प्रोटीन होती है वो होती है ट्रांसड्यूसिन। ठीक है, जो ट्रांसडक्शन करवाएगी, इसलिए इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसिन। ठीक है, G अल्फा ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इफेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इफेक्टर प्रेजेंट होगा वो होगा CGMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोएस्ट्रेट्स, फॉस्फोडाई एस्ट्रेट्स। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं CGMP PDE। GMP PDE, PDE स्टैंड फॉर फॉस्फोडाइएस्ट्रेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्या काम करेगा? जैसे ही J अल्फा T एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? ये साइक्लिक CGMP को, ठीक है, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को इसमें चेंज कर देगा। ये चेंज कर देता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉर्म में क्या कर देगा? ये चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसको किसमें चेंज कर दिया गया? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से जो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम हो जाएगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में CGMP की क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो क्या होगा? यहाँ पे जो रॉड सेल है उसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एक चैनल जिसको हम बोलते हैं सोडियम चैनल। ठीक है, और ये जो सोडियम चैनल होता है वो किससे रेगुलेट करता है? CGMP से रेगुलेट होता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास CGMP गेटेड सोडियम चैनल। नाम से पता लग रहा है ऐसा चैनल जो किसकी प्रेजेंस में ही ओपन होगा? जो सिर्फ CGMP की प्रेजेंस में ही क्या होगा? ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया? जो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसको किस में ब्रेक कर दिया? उसको चेंज कर दिया हमने गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसकी साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। तो एज अ रिजल्टेंट क्या होगा? जो सोडियम बाहर से आ रहा था अब वो क्या होगा? अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि जो सोडियम को रेगुलेट करता है वो कौन करता है? वो करता है CGMP। ठीक है, अगर CGMP की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी हमारे पास सोडियम आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो हमने क्या किया? लो कंसंट्रेशन हो गई जिसकी वजह से CGMP क्या होगा?
CGMP की लो कंसंट्रेशन की वजह से सोडियम आयन अंदर नहीं आ पाएंगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इनके जो क्लोज्ड है, ठीक है, ये जो गेट है वो क्या हो जाएगा, या फिर ये जो चैनल है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ CGMP, sodium not entered the cell, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर सोडियम एंटर नहीं किया, मतलब सोडियम के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर सोडियम एंटर नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे, अगर सोडियम एंटर नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। अब जब हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो साइनेप्टिक जो ट्रांसमीटर होते हैं वो क्या होने लग जाएंगे, डिक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन रिलीज ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमीटर, ठीक है। जैसे ही ट्रांसमीटर कम रिलीज होंगे, वैसे ही हम क्या कर पाएंगे, किसी चीज को विजुअलाइज कर पाएंगे। समझ आई बात? देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, देखो इसको पहले मैं आपको चार्ट में समझाती हूँ, दो कंडीशंस को, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये दो कंडीशन की बात करते हैं हम। एक हम बात करते हैं इन डार्क, ठीक है, डार्क में बात करते हैं हम डार्क कंडीशन की, इन डार्क कंडीशन की, और दूसरी हम बात करेंगे किसकी, लाइट कंडीशन की। अब देखो डार्क कंडीशन क्या है, नो लाइट, कोई लाइट नहीं है, ठीक है। कोई लाइट नहीं है तो मतलब कोई लाइगेंड नहीं है, ठीक है। अगर कोई लाइट नहीं है तो कोई एक्टिवेशन नहीं होगी, नो एक्टिवेशन ऑफ रोडोप्सिन, नो एक्टिवेशन ऑफ रोडोप्सिन, ठीक है। क्योंकि रोडोप्सिन की जो एक्टिवेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से होती है। तो अगर लाइट नहीं है तो रोडोप्सिन की एक्टिवेशन नहीं होगी, ठीक है। अब जब रोडोप्सिन की एक्टिवेशन नहीं हो रही है तो क्या होगा, नो एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसन, तो हमारे पास नो एक्टिवेशन ऑफ G अल्फा टी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसड्यूसिन, ठीक है, ट्रांसड्यूसिन G प्रोटीन बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसकी एक्टिवेशन भी नहीं होगी। अगर इसकी एक्टिवेशन नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा, जो साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है, बेसिकली वो क्या हो जाएगा, अब जो साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है वो किस में चेंज नहीं होगा, GMP में, वो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहेगी, किसकी कंसंट्रेशन, CGMP की कंसंट्रेशन रहेगी, कंसंट्रेशन वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। कहाँ पे रहेगी, साइटोप्लाज्म में हाई रहेगी, ठीक है। और जो सोडियम चैनल्स होंगे, अब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये किसको रेगुलेट करता है, सोडियम चैनल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे CGMP सोडियम चैनल कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे, चैनल रिमेन ओपन, ठीक है। अगर चैनल ओपन रहेंगे, ओपन, ठीक है, अगर चैनल ओपन रहेंगे तो कोई हाइपरपोलराइजेशन नहीं होगी, नो हाइपरपोलराइजेशन। और जब कोई हाइपरपोलराइजेशन ही नहीं हो रही है तो क्या होगा, कोई भी रीजन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रोडोप्सिन जिसकी वजह से हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, वही
नहीं एक्टिवेट होगा। तो डार्क में हमें क्या होता है, चीजें नहीं दिखाई देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि उस कंडीशन में कोई भी हाइपरपोलराइजेशन वाली कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, अगर हाइपरपोलराइजेशन नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी सेल्स होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं ट्रांसमीटर को। तो जैसे ही वो रिलीज करते रहेंगे तो हमें कोई विजन नहीं होगा, पर जैसे ही हाइपरपोलराइजेशन होगी तो उनका जो रिलीज है, ट्रांसमीटर रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम किसी चीज को क्या कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, सेम अगर मैं किसकी बात करती हूँ, लाइट की बात करती हूँ, लाइट के केस में क्या हो रहा है, लाइट के केस में हमें विजन होता है। इन लाइट हम क्या करते हैं, चीजों को देख पाते हैं। अंधेरे में हम चीजों को नहीं देख पाते हैं, लाइट में हम चीजों को देख पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट एंटर करी, ठीक है, किसके साथ बाइंड कर जाएगी, जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगी। जैसे ही बाइंड करी तो क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे। ठीक है, और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म की साइड पे। ठीक है, साइटोप्लाज्म की साइड पे होगा। अब जैसे ही कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ तो जी अल्फा टी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इसको एनर्जी मिलेगी, और ये क्या करेगा, किसको एक्टिवेट कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा पीडीई को। ठीक है, फॉस्फोडाई एस्टर। ठीक है, जैसे इसने किसको एक्टिवेट किया, पीडीई को एक्टिवेट किया, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, पीडीई एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या किया, जो साइक्लिक जीएमपी है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, उसको वो कन्वर्ट करने लग गया नॉन साइक्लिक फॉर्म में। दैट इज द गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कैसी है, नॉन साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, अब जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो किसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा, सोडियम चैनल्स को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि सोडियम चैनल्स को कौन रेगुलेट करता है, सीजीएमपी। सीजीएमपी किस में कन्वर्ट हो गया, जीएमपी में, तो सीजीएमपी की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो ये क्या कर रहा था, किसको रेगुलेट कर रहा था, सोडियम रेगुलेट कर रहा था। मतलब इसकी वजह से सोडियम चैनल ओपन हो रहे थे और डीपोलराइजेशन हो रही थी। अब यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पे सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा। अगर सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा तो सेल में अंदर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी सेल। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरपोलराइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही हाइपरपोलराइजेशन होगी तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन रिलीज ऑफ ट्रांस। ठीक है, जो सेल्स होंगी वो साइनेप्स में ट्रांसमीटर रिलीज करना कम कर देंगी। एज अ रिजल्ट हमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा तो वो दिखाई देगा, विजिबल हो जाएगा उसको। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। ठीक है, कि आपके पास लाइट आई, लाइट क्या कर रही है यहाँ पे, प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम कर रही है, आई जीपीसीआर रिसेप्टर के पास, फिर प्रोटीन के पास गई, जी प्रोटीन जिसको ट्रांसड्यूसन बोल देते हैं, और फिर उसके बाद किसके पास गई, सीजीएमपी, ये इफेक्टर है हमारा। ठीक है, इफेक्टर क्या है, सीजीएमपी पीडीई। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसको गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो सोडियम चैनल बंद होंगे। सोडियम चैनल बंद होंगे तो नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो हाइपरपोलराइजेशन होगी और डिक्रीज हो जाएगा साइनेप्टिक रिलीज में। अब जैसे ही साइनेप्टिक रिलीज में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें कोई चीज दिखाई देगी। ठीक है, देखो जो आपके पास रॉड सेल है ना, जो मैंने आपको बताई, वो एक्चुअल में ऐसे दिखती है। ठीक है, अगर आपने देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे इसके क्या होता है, ऐसे साइनेप्टिक होते हैं। ये मान लो ये मेरी रॉड सेल है, ऐसे होती है नीचे से, थोड़ी और जैसे बन गई। ये है रॉड सेल, इसमें क्या होती है, डिस्क होती है।
तो थोड़ा सा मोटा सा पोर्शन होता है, उसमें क्या होती है, डिस्क प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपके पास छोटा सा पतला सा रीजन आता है ऐसे, फिर उसके बाद इसके पास न्यूक्लियस आएगा ऐसे बड़ा सा रीजन, फिर ऐसे पतला सा रीजन, ठीक है, और फिर ऐसे साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास, ठीक है। इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक बॉडी, साइनेप्टिक बॉडी। और ये जो साइनेप्टिक बॉडी है ना, वो क्या करती है, ट्रांसमीटर रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमीटर, ठीक है। अब जब ये साइनेप्टिक ट्रांसमीटर कम रिलीज होगा तब हमें क्या होगा, तब हमें विजन होगा, ठीक है, तब हमें कोई चीज क्या होगी, दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका हो गया न्यूक्लियस, ये होता है इसका न्यूक्लियस, ऐसे होता है इसका शेप थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे इसके क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं इसके ऐसे डिस्क शेप, ऐसे दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पे अदर सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, जैसे गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं ऐसे, ठीक है। इसमें दो सेगमेंट्स होते हैं, एक आउटर सेगमेंट होता है, और आउटर जो सेगमेंट होता है, ये जो सेगमेंट होता है इसको हम बोलते हैं आउटर सेगमेंट, ठीक है, रॉड सेल में। और ये जो आउटर सेगमेंट होता है इसके पास होता है डिस्क कंटेनिंग रोडोप्सिन, इसके पास ये ऐसी डिस्क होती है जिसके पास क्या होता है, रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। और ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं इनर सेगमेंट, ये बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इनर सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ह्यूमन रॉड सेल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ह्यूमन रॉड सेल ऐसे दिखती है, ठीक है। अब यहाँ से नर्व सेल जो आपके पास विजन में हेल्प करती हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो हमें सिग्नल लेके जाता है हमारे ब्रेन तक कि हाँ कोई चीज आप देख रहे हो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या होता है, किसी चीज का विजन होता है। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके पास रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल की। जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं वो कैसे रिलैक्स करती हैं, तो नेक्स्ट हम उस पाथवे की बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे आपके पास जी अल्फा की क्लासेस की। ठीक है, तो एक मैं आपको बता देती हूँ वो वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल पाथवे। अगर हम इसके पे रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ फिर ये करेगा मसल सेल। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट पाथवे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं दो चीजें बनाऊंगी। और इसके अगर पेरीमीटर की बात करें, एक मेरे पास क्या हो गया, एक मेरे पास हो गई एंडोथेलियल सेल। ठीक है, एंडोथेलियल सेल समझते हो आप, और एक मैं बनाऊंगी यहाँ पे ए 2A B 2B तो बनेगा 2A प्लस D। एक है मेरे पास एंडोथेलियल सेल, और दूसरी मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास मसल सेल। ठीक है, देखो जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ये साइड पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इस साइड पैरेलल टू दिस। एक मिनट, एक्ट रहेगा मेरे पास ट्रेपेजियम। जो हमारी ब्लड वेसल होती है, ठीक है, ये मान लो ये मेरी क्या है, ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल के अंदर वाली जो लेयर है जो किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होती है। ठीक है, इस स्क्वैमस एपिथेलियल को हम क्या बोल देते हैं, स्पेशल नेम है इसका एंडोथेलियम।
ठीक है। तो एंडोथेलियम या फिर एंडोथेलियल सेल, या फिर क्या बोल देते हैं इनको, एंडोथेलियल सेल, एक ही बात है, एंडोथेलियल सेल। ठीक है। तो अगर जब हम बात करते हैं एंडोथेलियल सेल तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स में जो अंदर सेल हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एंडोथेलियल सेल बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे पास क्या हो गई, ये हो गई मेरे पास एंडोथेलियल सेल, लिख दिया मैंने एंडोथेलियल, EC लिख दिया ना, दिस स्टैंड फॉर एंडोथेलियल सेल। जाएगी मेरे पास EC एंडोथेलियल सेल, ठीक है। और एक मेरे पास क्या हो जाएगी, ये हो गई मेरे पास स्मूथ मसल सेल, इसको मैंने लिख दिया स्मूथ मसल सेल, SMC। ठीक है। तो जो मेरी एंडोथेलियल सेल होती है, ठीक है, उसके बाद ये है मान लो ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल, ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है। अब हमारी ब्लड वेसल किसकी बनी होगी, ऑब्वियसली सेल की बनी होगी। तो ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल जिस सेल की बनी होती है, कौन सी सेल की बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियल की बनी होती है, ये बोला मैंने। और उस स्क्वामस एपिथेलियल को हम क्या बोल देते हैं, एपिथेलियल सेल को हम बोल देते हैं एंडोथेलियम, थेलियम सेल। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल, ये मेरे पास आ गई एंडोथेलियल सेल। ठीक है। अभी जो हमारी एंडोथेलियल सेल होती है उस पे प्रेजेंट होता है GPCR रिसेप्टर। ठीक है। तो इसके GPCR रिसेप्टर 1 2, ठीक है, ये इसका N टर्मिनल हो गया, ये इसका क्या हो गया, C टर्मिनल हो गया। ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, चाहे हम स्केलेटल मसल की बात करें, चाहे हम स्मूथ मसल की बात करें, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास जो प्राइमरी मैसेंजर होता है, लाइगेंड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, वो होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन क्या है, प्राइमरी मैसेंजर, एम्फॉर मैसेंजर, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, लाइगेंड बोल सकती हूँ। क्या है लाइगेंड, एसिटाइल कोलिन। ठीक है। जिसने किसके साथ बाइंड किया, जिसने बाइंड किया GPCR रिसेप्टर के साथ, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है एंडोथेलियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जैसे ही इसने बाइंड किया तो वो जो C टर्मिनल है उसमें क्या आ जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक चेंज आ जाएंगे, जिसकी वजह से डायरेक्ट बना रही हूं मैं, G अल्फा क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही G अल्फा एक्टिवेट होगी तो इस पे भी क्या प्रेजेंट होता है, इसकी जो सेल है उसके पास प्रेजेंट होता है इफेक्टर, जिसको हम बोलते हैं PLC बीटा रिसेप्टर, सॉरी अफेक्टर, PLC बीटा अफेक्टर, PLC बीटा अफेक्टर। देखो हमने PLC बीटा अफेक्टर के बारे में पढ़ा है ना। ठीक है। अब ये जो PLC बीटा इफेक्टर है वो क्या करता है, वो तोड़ देता है मेरे पास PIP2 को, कल पढ़ा था हमने, PIP2 को किसमें तोड़ देता है, ये दो पार्ट्स में, एक डैग में और दूसरा IP3 में, जिसमें से IP3 किसकी तरह एक्ट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा, और डैग कहाँ रहेगा, मेम्ब्रेन के पास में रहेगा। ठीक है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। अब ये कहाँ पे एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बेटा पढ़ने दे थोड़ी देर, समझ आ रही है बात, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब मैं इसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि वहां पे नहीं आ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, देखो वाटरमेलन, ये बना देती हूँ मैं एंडोथेलियल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है GPCR रिसेप्टर। ठीक है। यहाँ पे इसका हो गया C टर्मिनल, यहाँ पे हो गया इसका N टर्मिनल। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्या हुआ, लाइगेंड अटैच किया, लाइगेंड कौन सा है, एसिटाइल कोलिन ए, एसिटाइल कोलिन ए। जैसे ही एसिटाइल कोलिन ए अटैच किया तो क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज हुए, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, G अल्फा एक्टिवेट हो गया, क्योंकि उसको क्या मिल गया होगा, GTP मिल गया। अब जैसे ही इसको GTP मिला तो इसने क्या किया, मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, PIP2। ठीक है। उसको किसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसका जो इफेक्टर है। ठीक है। यहाँ पे जो इफेक्टर है वो कौन सा इफेक्टर है, उसका नाम है PLC बीटा। ठीक है। अब ये जो PLC बीटा अफेक्टर है वो क्या करेगा,
PIP2 को तोड़ देगा दो कंपोनेंट्स में, डैग में प्लस IP3 में। ठीक है, अब ये जो IP3 है वो कहाँ चला जाएगा, ये एंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म में और किसकी तरह एक्ट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक साइट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही IP3 साइटोप्लाज्म में जाएगा तो कहाँ पे एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, IP3 कहाँ पे एंटर कर गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर गया हमारा IP3। ठीक है, अब जैसे ही IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करेगा तो वहां से किसको रिलीज करवा देगा, ये रिलीज करवा देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी बात हो रही है, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, SR की बात हो रही है। ठीक है, ये रिलीज करवा देगा कैल्शियम आयन को। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होंगे तो किसके साथ अटैच कर जाएंगे, वो कैल्मिडिन के साथ क्या कर जाएंगे, कैल्मिडिन के साथ क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे, के साथ क्या करेंगे, बाइंड करके। ठीक है, ये क्या करेगा, कैल्शियम बाइंड करेगा, क्या बना देगा, कैल्मिडिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ये बाइंड करके तो क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो किसकी सिंथेसिस करती है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म एक गैस की सिंथेसिस करती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। ठीक है, तो इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। अब ये क्या करेगा, बेसिकली जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन क्या है हमारे पास, आर्जिनिन अमाइनो एसिड है। ठीक है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो NO सिंथेज एंजाइम है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, दो चीजों में, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, दूसरा किस में कन्वर्ट कर देता है, सिट्रुलिन में। ठीक है, अब ये जो आपके पास NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो कहाँ पे चली जाती है, वो चली जाती है हमारी मसल सेल में, स्मूथ मसल सेल में, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, ये एक गैस है और गैस क्या करती है, सिंपल डिफ्यूजन से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। बताओ, इतनी बात समझ आई। ये सारी चीजें हो रही हैं वो कहाँ पे हो रही हैं, एंडोथेलियल सेल के अंदर हो रही हैं। यस मैम, जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि डैग के पास जाके फिर वो फर्दर चलता है, इसमें वैसा नहीं हुआ, ये डायरेक्ट ही उसने सिंथेसिस कर नहीं, हाँ, इसके पास अपना एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं कॉल्मोडिन। ठीक है, तो ये क्या करता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। अब जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो इसका मोटिव क्या था, किसको एक्टिवेट करना, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करना था। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज किसको ब्रेक करेगा, आर्जिनिन को ब्रेक कर देता है ये। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसमें से क्या रिलीज करवा देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज करवा देगा प्लस सिट्रुलिन रिलीज करवा देगा। अभी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो चली जाएगी हमारी मसल सेल में। ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है सारी प्रोसेस एंडोथेलियल सेल में हो रही है। ये जो हमारी ब्लड की सेल है, ठीक है, ब्लड वेसल की जो सेल होती हैं उनको हमने क्या बोला, उनको हमने बोला एंडोथेलियल सेल। ठीक है, तो ये जो हमारी सारी प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, एंडोथेलियल सेल में हो रही है। ठीक है, अब एंडोथेलियल सेल से कहाँ चली जाएगी, स्मूथ मसल सेल के पास चली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो भी प्रोसेस होगी वो कहाँ पे हो रही है, स्मूथ मसल सेल में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सारी प्रोसेस हुई, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, NO की फॉर्मेशन हो गई प्लस सिट्रुलिन की फॉर्मेशन हो गई, किससे हुई, आर्जिनिन से हुई। तो यहाँ पे जो यहाँ पे NO है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, सिंपल डिफ्यूजन से स्मूथ मसल सेल में चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड NO क्या कर गई, एंटर कर गई। अब यहाँ पे जो NO है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास आ जाएगा ग्वेनाइल साइक्लिस। एक मिनट, ये क्या करेगा, इसके पास प्रेजेंट होता है, हमारी जो मसल सेल है उसके पास प्रेजेंट होता है ग्वेनाइल साइक्लिस। ठीक है, अब जिसके पास, ठीक है, अब ये क्या करेगा, किसका रिसेप्टर होता है, ग्वेनाइल साइक्लेज होता है NO का रिसेप्टर।
ठीक है, गैस का रिसेप्टर होता है, ये इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। जैसे ही इसको ये रिसीव करेगा तो क्या करेगा, ये जीटीपी को पकड़ेगा और इसको किस में तोड़ देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, प्लस हमारा जो जीटीपी है उसको कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, और हमारे पास कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गए, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसको तोड़ देगा। ठीक है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बना देगा साइक्लिक। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये है, जो मेरे पास क्या बना, सीजीएमपी बना, वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, प्रोटीन काइनेज जी के साथ बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट होगा तो हमारी जो मसल सेल है उसकी क्या करवा देगा, वो रिलैक्सेशन करवा देगा। हमारी मसल सेल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। किसकी एक्टिवेशन से, इसकी एक्टिवेशन से, पीकेजी की एक्टिवेशन। ठीक है, समझ आई बात का? यस मैम। ठीक है, तो हमारी जो मसल सेल, अब हम देखते हैं ना कि हमारी जो मसल सेल हैं, चाहे हमारी यूरिनरी ब्लैडर की सेल्स हैं, कोई भी हमारे पास स्मूथ मसल सेल है, चाहे हमारी इसोफेगस की सेल्स हैं, तो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अपने आप ही रिलैक्स कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अपने आप ही रिलैक्स कर जाती हैं। हम उनको ना ही कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ना ही हम उनको रिलैक्स करवा रहे हैं। ठीक है, हम नहीं करवा पाते कि हमारी जो इसोफेगस है, मान लो मैं उसके मूवमेंट को फास्ट कर दूं, ठीक है, आज मैंने ज्यादा खाना खाया, कम खाना खाया, नहीं, वो हमारी अपने आप ही इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके पास कैसे कंट्रोल होती हैं, वो कंट्रोल होती है सेल सिग्नलिंग से। ठीक है, तो हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं तो कैसे सिग्नलिंग, आपके पास जो एंडोथेलियल सेल हैं वो क्या बनाती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं, जिसको रिसीव करके जो ग्वानालाइल साइक्लेज है वो क्या करता है, जीटीपी का यूज करके साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है, जो एक्टिवेट करती है प्रोटीन काइनेज जी को। अब ये जो प्रोटीन काइनेज जी है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करवा देती है, रिलैक्सेशन करवा देती है मसल की, फॉस्फोराइलेशन करके। ठीक है, यस मैम। समझ आई बात ना? ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे पास जी अल्फा है ना, एक मिनट, पेन दिख रहा है आपको कहीं? यस मैम। ओके, ठीक है, ये हमारे पास जो जी अल्फा है, इसकी क्या होती है, इसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। ठीक है, जैसे जी अल्फा एस हो गई। ठीक है, दूसरी क्लास होती है इसकी जी अल्फा टी। ठीक है, एक क्लास होती है इसकी जी अल्फा आई। ठीक है, और एक क्लास होती है इसकी जी अल्फा ऑल्फैक्टरी, जी अल्फा OLF। ठीक है, ऑल्फैक्टरी फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखो जी अल्फा एस किसको रिप्रेजेंट करता है, जी अल्फा एस स्टिमुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी चीज की क्या करवाएगा, स्टिमुलेशन करवाएगा। ठीक है, जी अल्फा टी हमने पढ़ा। ठीक है, जी अल्फा टी क्या करवाता है, ट्रांसड्यूसिंग करवाता है। ठीक है, और जी अल्फा आई क्या हो जाएगा, जी इनहिबिटरी। ठीक है, जी प्रोटीन जो कैसी होगी, इनहिबिशन करवाएगी, किसी चीज को रोकेगी। अब देखो हमारी जो जी अल्फा होती है वो हमेशा ही क्या करवाएंगी, हमेशा एक्टिवेशन नहीं करवाएंगी वो। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास जी अल्फा आई है तो वो क्या करवाएगी, इनहिबिशन का काम करवाएगी। ठीक है, किसी चीज को रोकेगी, स्टॉप करेगी, इनहिबिट करेगी। ठीक है, अगर जी अल्फा एस है, नॉर्मली हमारे पास जब हम जी अल्फा सिंपल जी अल्फा पढ़ रहे हैं तो जी अल्फा स्टिमुलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर जी अल्फा टी हम किस केस में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं विजन वाले केस में, ट्रांसड्यूसन प्रोटीन। और एक जी ऑल्फैक्टरी होती है जो स्मेल में हेल्प करती है। ठीक है, तो जी ऑल्फैक्टरी हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो जी ऑल्फैक्टरी भी बेसिकली क्या करेगी, जो हम चीजें स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास नोज के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और इसके पास भी क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज प्रेजेंट होता है। तो हमने एक एडिनाइल साइक्लेज वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सेम उसकी तरह ही काम करता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे पास जी ऑल्फैक्टरी। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एडिनाइलेट साइक्लेज पढ़ा था, याद है आपको?
ठीक है, तो जी ऑल्फैक्टरी का जो फंक्शन होता है वो सेम इसकी तरह होता है। इसका इफेक्टिव ऑर्गन जो इफेक्टर होता है वो भी कौन सा होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज होता है। तो मतलब एक जैसे काम करेगी ये भी। ठीक है, तो हमने 3 पढ़ ली है आपके पास, एक्टिवेशन पढ़ लिया, ट्रांसड्यूशन पढ़ लिया और एडिनाइल साइक्लेज वाली भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चार्ट बनवाती हूँ जहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जी अल्फा क्लास की। जी अल्फा क्लास हो गया मेरे पास, एसोसिएटेड इफेक्टर उससे जुड़ा हुआ जो इफेक्टर है मतलब, ठीक है, एसोसिएटेड इफेक्टर उसका जो इफेक्टर रहेगा वो कौन रहेगा ये बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी मैसेंजर, वो कौन सा बनाएगी, सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा उसमें बनेगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे और उसके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है, रिसेप्टर एग्जांपल, रिसेप्टर एग्जांपल। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी अल्फा में। फर्स्ट आता है मेरे पास जी अल्फा एस। इसमें फर्स्ट बात कर लेती हूँ किसकी, जी अल्फा एस की, स्टिमुलेशन। ठीक है, जी अल्फा स्टिमुलेशन, इसका जो अफेक्टर होता है वो होता है एडिनाइलिल साइक्लेज, या फिर हम जिसको क्या बोल देते हैं, एक मिनट, साइक्लेज। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज भी बोल देते हैं ना, एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, वहीं पे इसका जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है वो होता है CAMP। ठीक है, अब जब ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे CAMP को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, इसकी प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर है, और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके रिसेप्टर्स की बात करें तो इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट रिसेप्टर का एग्जांपल है इसका बीटा एंड्रोजेनिक, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं, एंड्रोजेनिक, या फिर हम इसको बोल देते हैं एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इसका जो एक रिसेप्टर होता है वो एपिनेफ्रिन के पास होता है, वैसे एक्ट करता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन रिसेप्टर बोल देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है इसका रिसेप्टर, सेम ही काम करेगा, मतलब जैसे हमने एक पाथवे पढ़ा है उसमें सेम ही चीजें चलेंगी इन सब में। ठीक है, रिसेप्टर्स फॉर ग्लूकागॉन, रिसेप्टर्स फॉर ग्लूकागॉन। ठीक है, और रिसेप्टर फॉर सेरोटोनिन। ठीक है, और रिसेप्टर फॉर वैसोप्रेसिन जिसको ADH भी बोल देते हैं। ठीक है, इनका जो एक्शन रहेगा वो सेम रहेगा इन सबका। समझ आई बात, स्टिमुलेशन करेंगे, एसोसिएटेड इफेक्टर कौन होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज होगा, और ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। समझ आया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आती है सेकंड क्लास। ठीक है, सेकंड क्लास आती है मेरे पास जी अल्फा आई। ठीक है, इनहिबिटरी। अब देखो इसका जो फैक्टर ऑर्गन होता है वो सेम रहता है। ठीक है, इसके पास होता है एडिनाइलिल, इसको हम बोलते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज। ठीक है, पर पोटाशियम चैनल होते हैं इसके पास। ठीक है, एडिनाइलिल साइक्लेज पोटाशियम चैनल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और बोल देते हैं जी बीटा अल्फा एक्टिवेट्स फैक्टर। अब ये जो इफेक्टर है ना वो किसको एक्टिवेट करता है, यहाँ पे जी अल्फा एक्टिवेट नहीं होती है, यहाँ पे बीटा और गामा एक्टिवेट होते हैं।
ठीक है। जैसे इन केस में हम क्या पढ़ते थे कि जी अल्फा, नॉर्मल हमने क्या पढ़ा कि जो जी अल्फा है वो क्या होती है, एक्टिवेट कर होती है और इफेक्टर ऑर्गन पे काम करती है और फर्दर एक्शन परफॉर्म करती है। और जब हम जी अल्फा इनहिबिटरी की बात करते हैं तो वहां पे जी अल्फा एक्टिवेट नहीं होती है, वहां पे बीटा और गामा क्या करती हैं, एक्टिवेट करवाती हैं इफेक्टर को। समझ आई बात? ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर रहेगा वो रहेगा साइक्लिक एएमपी। पर ये क्या करेंगे, अब इनहिबिटरी है तो साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन को क्या करवा देंगे, ये डिक्रीज करवा देंगे। ठीक है। और क्या करवा देंगे, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यस मैम। नोटेड हो गया ये। ठीक है। अब इसके हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रिसेप्टर्स। सेकंड वाले के रिसेप्टर की बात हो रही है। जब हम इनके रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इनके रिसेप्टर के अल्फा 2 एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर और सेकंड आ जाएगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है। मस्कार्निक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे कुछ एग्जाम्पल। तो मेनली आपको रिसेप्टर्स नहीं याद करने होते हैं, मेनली आपको याद करना होता है आपके पास क्लास कौन सी है, ठीक है, एसोसिएटेड इफेक्टर कौन सा है और सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा रिलीज कर रहे हैं। ये 3 चीजें ज्यादा याद करनी होती हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाएगा जी अल्फा ऑल्फैक्टरी। ठीक है। इसका जो सेम रहेगा एडिनाइलिन साइक्लिक। ठीक है। ये भी क्या करेगा, सीएमपी को इंक्रीज करेगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को इंक्रीज करेगा। सेम जैसा स्टिमुलेशन वाले का काम है वैसे ऑल्फैक्टरी वाले का काम है। ठीक है। और ये क्या करेगा, प्रेजेंट होता है हमारे पास नोज में। ठीक है। ऑडोरेंट रिसेप्टर स्मेल को रिसेप्ट करने में करेगा इन नोज। सेम वे में काम करेगा जैसे हमारे पास कौन काम कर रहा है, जी अल्फा एस काम करता है स्टिमुलेशन वाला। ये सेम क्या रहेगा, सेम फंक्शन रहेगा, सेम एसोसिएटेड इफेक्टर रहेगा। साइक्लिक एएमपी को क्या इंक्रीज करवा, यहाँ पे एडिनाइल साइक्लिक एएमपी करवा रहा है। ऑडोरेंट जहाँ पे रहेंगे नोज से तो इसके रिसेप्टर रहेंगे नोज के बाद। ये यस मैम। ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्लासेस हैं। इसके अलावा हमारे पास एक होती है क्लास जी अल्फा नॉट। ठीक है। ये प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल में। ठीक है, जो हमने स्मूथ मसल तल में। ठीक है। और ये क्या करवाएगी, फॉस्फोलाइपेज सी प्रेजेंट होता है इसके पास। ठीक है। और ये बेसिकली क्या करती है, जो IP3 है, IP3 और डैग इसके पास क्या रहेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर रहेंगे, उनके अमाउंट को क्या करवाएगी, ये इंक्रीज करवाएगी। ठीक है। और इसका भी हमने पढ़ा एंडोथेलियल रिसेप्टर, ठीक है, सॉरी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इन एंडोथेलियल सेल। कहाँ पे पढ़ा भी हमने, एंडोथेलियल सेल में हम इसका फंक्शन पढ़ा। ठीक है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंडोथेलियल सेल में होगा। तो अब देखो आपके पास क्या पूछा जा सकता है, जैसे हम डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, जब हम स्टडी करते हैं हम डायरेक्ट
पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होगी, जी अल्फा एक्टिवेट हो जाएगी। पर जो आपके पास जी अल्फा एक्टिवेट होगी कौन सी होगी, जी अल्फा नॉट एक्टिवेट होगी, उसकी क्लास अगर पूछी जाए, ठीक है। और बेसिकली वहां पे फॉस्फोलाइपेज सी क्या रहेगा, एसोसिएटेड इफेक्टर रहेगा, ठीक है, समझ गए ना। फॉस्फोलाइपेज सी मतलब पीएलसी जिसको हमने बोल दिया शॉर्ट में, है ना, ये पीएलसी बीटा, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फोलाइपेज सी, इसको हमने शॉर्ट में बोल दिया, ये है ना, ये वाला चीज, ठीक है। और ये क्या करेगा, IP3 और डैग को इंक्रीज करवा देगा, और इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंडोथेलियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और एक हम बात करते हैं किसकी, जी अल्फा ट्रांसड्यूसन की हमने बात करी, इनके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, फिफ्थ मेरे पास आ जाएगा जी अल्फा टी, ठीक है। अब ये जो आपके पास जी अल्फा टी है वो क्या करवाएगा, जो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है, उसको क्या करवाता है, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ठीक है, PDE जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अफेक्टर ऑर्गन क्या रहेगा, CGMP PDE, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होगा, CGMP सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा बनेगा, CGMP का अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा, और बनेगा क्या, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, और हमारे पास क्या होता है, विजन होता है, ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन रिसेप्टर इन रॉड सेल, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर इन रॉड सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा। समझ आई बात है, यस मैम, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया है, ठीक है। ये जो हमने पढ़ लिया, देखो एडिनाइल साइक्लेज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें हमने जी अल्फा आई के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि आपके पास वो इनहिबिटरी एक्शन कौन सा कैसे परफॉर्म करता है, बाकी हमने मैक्सिमम ये पढ़ लिया है। क्लियर है इतना आपको, यस मैम, ठीक है। और इनकी क्लासेस भी हमने पढ़ ली, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। कल मैं आपको थोड़ा सा इनहिबिटरी के बारे में बताऊंगी और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। यस मैम, ओके थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम।